नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है निशांत और आप हैं मेरे साथ चाणक्य पीसेस पे। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है महाजनपद काल, उसको पूरा करेंगे। ये 57 प्रश्न हैं इनमें। इन 57 प्रश्न को हम ऑप्शंस के साथ पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुनिएगा, साथ में मैं उसके जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होगा वो बताते चला जाऊँगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर आप उसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। चलते चलाते आप इसको उपयोग कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आपका बिहार का जो शिक्षक बहाली बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है उसमें बहुत काम आएगा। प्लस यूपीएससी बीपीएससी में भी काफ़ी काम आने वाला है, या फिर अन्य जो भी वन डे एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए। और हाँ दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अगर पसंद आता है तो आप वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ज़रूरतमंद हैं। प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। और अगर इसमें कुछ जो आपको अच्छा लगता है या कुछ भी तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, फिर हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है महाजनपद और उसकी राजधानी को मैच कराना है। तो गांधार कहाँ का है? गांधार है तक्षशिला, सूरसेन मथुरा, वत्स कौशाम्बी इलाहाबाद और कौशल श्रावस्ती साकेत। का उत्तर 4 का ए हो जाएगा। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? तो कुणिक अजातशत्रु को कहा जाता था। इसको सैनीय भी कहा जाता था। सैनीय यानी कि अस्थाई सेना रखने वाला आदमी जो था राजा, उसको सैनीय भी कहते थे अजातशत्रु को। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे। तीसरा प्रश्न है, किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ये स्थापना उदयन ने की थी। जब ये जिस समय इन्होंने किया था उस समय ये एक्चुअली वो स्थापना नहीं की थी। पहले ये यहाँ पे एक रास्ता खोजा गया, तो यहाँ देखा गया कि ये बहुत अच्छा लोकेशन पे है। एक तरफ से सोन सीमा को बांधता है, एक तरफ से गंगा सीमा को बांधती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये एक ऐसा रास्ता बन जा रहा था इसके लिए, जहाँ ये एक सुरक्षित किले के रूप में था, जो उदयन ने इसको आइडेंटिफाई किया और यहाँ राजधानी को मतलब राजधानी बनाया है पाटलिपुत्र को। इस क्षेत्र का नाम पहले पाटलिग्राम हुआ करता था। चौथा प्रश्न है, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। उसका नाम है शिशुनाग वंश का जो होती, ये भी अच्छा प्रतापी राजा था, कालाशोक। इसी के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, कहाँ हुई थी? फारस में हुई थी, बेबीलोन में हुई थी, मैसिडोनिया में हुई थी या तक्षशिला में हुई थी? इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। हालांकि ये मरा यहीं तक्षशिला ही के आसपास में था जब युद्ध के दौरान, लेकिन चूँकि इतिहासकार विदेशी रहे हैं तो वो अपना महिमा मंडन के लिए बेबीलोन बता दे कि यहाँ नहीं मरा है, घाव इन्हें यहीं से लगा था और ये रास्ते में मर गए थे। छठा, सिकंदर महान और पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित किस नदी के आमने सामने तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो ये कौन सी नदियाँ हैं? तो ऑप्शन है ए रावी, बी झेलम, सी सतलज, डी चेनाब। इसका उत्तर होगा बी झेलम। एक दूसरे को झेलने के लिए झेलम के तट पर खड़े थे दोनों, सिकंदर और पुरु। ठीक है। सातवां, किस प्रकार के मृद भांड पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण व शहरीकरण प्रारंभ करने का प्रतीक माना जाता है? ए गेरुआ रंग का मृद भांड, बी चित्र धूसर मृद भांड, सी उत्तरी काले पॉलिश कृत बर्तन और डी काले व लाल बर्तन। इसका सही उत्तर है सी उत्तरी काले पॉलिश्ड बर्तन। आठवां प्रश्न है,
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? ए ग्रामक, बी भोजक, सी ज्येष्ठक या डी ग्रामपति? इसका सही उत्तर है भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? ए अवंतिका, बी तक्षशिला, सी कानिकुब्ज, डी धान्यकटक? तो इसका सही उत्तर है अवंतिका। इसका सही उत्तर है अवंतिका। 10वां प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद, कालाशोक, धनानंद को द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रोमीज कहा गया है? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद या डी धनानंद? किसे कहा गया है? जल्दी जल्दी सोचिए, दिमाग में जोर दीजिए। कहा गया है धनानंद को। ठीक है। 12वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ईरानियों द्वारा। साइप्रस टू इसने जो हकमनी वंश का था, उस हकमनी वंश का था, उसने आक्रमण पहली बार किया था। हालांकि ये अभियान असफल रहा था, मगर पहला विदेशी आक्रमण के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है। 13वां, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण और पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या कुषाणों? तो शकों और कुषाण तो हट गए, यानी इसका सही उत्तर वो यूनानियों द्वारा। ईरान ने हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य में 20वां प्रांत यानी क्षत्रप यानी सट्रप बनाया? इसका ऑप्शन है ए साइरस, बी डेरियस या दरायबाहु, सी जेरिसियस या क्षेत्रार्थ, डी है डेरिसियस दरायबाहु 3। इसका सही उत्तर है डेरियसियस दरायबाहु 2 या इसको दारा 1 भी कहते हैं। ठीक है। 15वां, हाइडेबेस और विस्तृता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो 326 BC में किन किन दो शासकों के बीच में हुआ था? तो इसके शासक कौन कौन से थे? ए सिकंदर और पुरस के बीच में, बी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में, डी चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में, सिकंदर और आम्बी के मध्य हुआ था? तो देखिए, आम्बी तो गद्दार था, वो मिल गया था जाके सिकंदर से। ठीक है। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का युद्ध ये तो बताता है कि ये आपका उसके बाद का बात है, मतलब सिकंदर के मरने की बात है। तो इसका सही, और चंद्रगुप्त और धनानंद का युद्ध तो बाद में हुआ ही। ठीक है। तो इसका सबसे सही उत्तर है सिकंदर और पुरु के मध्य हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 BC में, 326 ईस्वी में, 323 ईसा पूर्व में, 323 ईस्वी में? इसका सही उत्तर सोचिए क्या है? इसका सही उत्तर है 326 BC ईसा पूर्व में। 17वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। शासक और वो किस वंश से संबंधित थे उसको? तो बिंबिसार और बिंदुसार दो हैं, इन पर कंफ्यूज नहीं होगा। बिंबिसार हर्यक वंश का था, सॉरी यहाँ लिखा ही हुआ तो यहाँ लिखा हर्यक वंश। कालाशोक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, शिशुनाग वंश का था, इसको काकवर्ण भी कहते हैं। महापद्मनंद नंद वंश का था, और बिंदुसार मौर्य साम्राज्य का दूसरा राजा चंद्रगुप्त का पुत्र था। ठीक है। अठारहवां प्रश्न है, महाजनपद और आधुनिक क्षेत्र जो अभी आज के डेट में जो कौन सा क्षेत्र है वो मिलाना है। तो मगध एक तरफ है, मगध, वत्स, कौशल और अवंती, दूसरे साइड में है पटना, गया, इलाहाबाद, अवध या मालवा। ठीक है। तो हम लोग मिलाते हैं। मगध
आज के डेट में पटना और गया का जो क्षेत्र है, ये शाहाबाद, इसमें मतलब सब जुड़ जाता है। वत्स इलाहाबाद हो गया, कौशल अवध हो गया, अयोध्या वाला क्षेत्र, और अवंती मालवा को कहते हैं, उज्जैन के आसपास का एरिया। ठीक है, ये इसको। मगध के प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र थी, वैशाली थी, गृहवज्र या राजगिरी थी, या चंपा थी? देखिए, चंपा थी राजधानी अंग प्रदेश की। ठीक है, अंग प्रदेश की राजधानी थी, और वैशाली लिच्छवियों की थी, और गृहवज्र अपना मगध का हो गया। पाटलिपुत्र बाद में नया राजधानी बना। 20वां प्रश्न, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया था? तो उदयन द्वारा चयन किया गया था। उदयन द्वारा चयन किया गया था। उदयन का जो शासन काल है जो वो 460 से 444 बीसी के बीच में रहा है। ठीक है, उस समय ये चंपा का उप शासक भी था, यानी कि राज्यपाल भी था। कौन? उदयन। ठीक है, 21वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध हुई है किससे? महाभारत से उपलब्ध हुई है, गुंतर निकाय से हुई है, छंदोग्य उपनिषद से हुई है, या संयुक्त निकाय से हुई है? तो इसका सही उत्तर अंगुत्तर निकाय से हुआ था। अंगुत्तर निकाय जो बुद्ध के जन्म से पहले का है। ठीक है, और बुद्ध के जन्म से पहले, उस समय बुद्ध के जन्म से पहले वर्तमान बिहार के हिसाब से 3 क्या कहते हैं महाजनपद आते हैं अभी बिहार में। वर्तमान बिहार के जो भौगोलिक संरचना है 3 आते, इसमें अंग है, मगध और लिच्छवी या वैशाली कह दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां, निम्नलिखित में मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? महापद्मनंद था, धनानंद था, शुकल्प था, या चंद्रगुप्त मौर्य था? तो इसका सही उत्तर होगा धनानंद था। स्टोरी तो आपको याद ही होगी कि चाणक्य, आचार्य चाणक्य इनके पास पहुंचे थे और ये भोग विलास नाच गाने में व्यस्त थे, और इन्होंने चेताया कि सीमा पर दुश्मन आकर खड़ा है। धनानंद ताकत में ऐसा चूर था, उसने आचार्य चाणक्य को अपमानित करके भगा दिया। ठीक है, तो वही उसी समय की ये कहानी है। ठीक है, 23वां, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? 4वीं सदी, 6वीं सदी, 2री सदी, या फिर सब ईसापुर का है और 1ली सदी? तो ये हुआ था 6वीं सदी ईसापुर, जिस समय उस समय हर्यक वंश का उदय हुआ। उससे पहले जरासंध का वंशज लोग का शासन था, हर्यक वंश था, उसी समय बुद्ध का भी जन्म हुआ। ये मगध का उसी समय से उत्कर्ष भी है, चूँकि बुद्ध के बाद ही सारी किताबें लिखी गई जो बौद्ध साहित्य लिखे गए, इसमें कुछ कुछ इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। 24वां प्रश्न, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ये भारत में तय कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार थी की थी, ठीक है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, भी ठीक है। और चौथा है वह एक अच्छा प्रशासक था, यानी तीनों सही, चारों सही, इसका उत्तर ये होगा। 25वां प्रश्न, राजा मिलाना है और उसका राज्य मिलाना है। प्रधोत या चंड प्रधोत ये अवंती का है। उदयन ये उदयन वत्स का है, इसके बारे में भी डिटेल से बताते हैं क्या कारण है। प्रसन्नजीत हुए कौशल के, अजातशत्रु तो अपने मगध के, ठीक है। देखिए ये उदयन को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा, ये उदयन भी आपके बिंबिसार और अजातशत्रु के समकालीन ही हैं, ठीक है।
ये उस समय वत्स के राजा थे, चंद्रवंशी शासक, वत्स यानी इलाहाबाद का एरिया, वहाँ के शासक थे ये। याद होगा, एक आगे आपको पढ़ने को मिलेगा या बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई वो वत्स के ही शासन, सॉरी मल में हुआ था, वत्स में नहीं हुआ। तो वत्स, मगर मल और वत्स एक ही क्षेत्र का है, बाद में क्षेत्र का नाम बदल गया। ठीक है, तो वत्स में हुआ था। ठीक है, वत्स इलाहाबाद में भी है, इलाहाबाद कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये वो उद्यान है, इसलिए इस उद्यान को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयन भी वह समझ लीजिए बुद्ध के समकालीन ही थे। 26वां प्रश्न, अभिलेख साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई। कहाँ? अंग में खोदी गई, बंग में खोदी गई, कलिंग में खोदी गई या मगध में खोदी? ये मगध में, सॉरी कलिंग में खोदी गई। ये तब खोदी गई, इन्होंने एक अभियान किया था कलिंग के खिलाफ। वहाँ से इन्होंने जैन ऋषि जो थे या जैन गुरु थे जिनसेन, उनकी मूर्ति वहाँ से लेके आए। ठीक है, मूर्ति उनके वहाँ से ले, और साथ में वहाँ पर एक नहर भी खुदवाया जिसको तनसुली नहर कहते हैं। तनसुली नहर खुद वहाँ पे बनवाया था। कौन? महापद्म नंद ने, नंदवंशी शासक। अगला है 27वां प्रश्न, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भूभाग को अपने अधीन कर लिया था, तो भी हमने बताया था डेरिसियस ने, उर्फ दारा वन। ये पंजाब और सिंधु नदी के उस तट तक आ पहुंचा था और अपने अधीन कर लिया था। और 360 टैलेंट यानी कि वो है एक पैसा का मात्रा है, जैसे लाख करोड़ होता है ना, वैसे ही एक टैलेंट, 360 टैलेंट का ये राजस्व यहाँ से प्राप्ति करता था। कौन? डेरिसियस, दारा प्रथम ने। फिर अगला प्रश्न है 28वां, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य से युद्ध होता रहा? वज्जीसंघ से, पंचाल से, दोनों के साथ या किसी के साथ नहीं? मगध, ये अजातशत्रु का हमेशा युद्ध वज्जीसंघ के साथ होता रहा। ठीक है, वज्जीसंघ आपका उसके एक, इन्होंने बहुत कूटनीति से काम किया था वज्जीसंघ में। उन्होंने अपने उनके एक महामंत्री थे वत्सकार, उसकी सहायता से वज्जीसंघ में ये फूट डलवा दिए। फूट डलवाने से क्या हुआ कि आपस में फूट पड़ने के बाद तो जानते ही कि अच्छा परिवार और अच्छा किला या अच्छा साम्राज्य टूट जाता है, बिखर जाता है। तो इसी तरीके से वज्जीसंघ भी बिखर गया और इन्होंने अपने मगध में इसको सम्मिलित कर लिया। किसको? वज्जीसंघ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 30वां, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? कॉमन सेंस का सवाल है। नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? कहाँ गया प्रश्न? नंदवंश का अंतिम शासक था धनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता से हटाकर, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको हटाकर इसको अपना शासन, मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो धनानंद को कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने मार दिया, किसी ने कहा कि इसको भगा दिया या मतलब सत्ता से निष्कासित कर दिया। तो धनानंद भी कहीं जंगल वंगल में चले गए और उनकी बेटी दुर्धरा से चंद्रगुप्त का विवाह हो गया। चाणक्य बहुत तेज़ थे, वो इसीलिए धनानंद की बेटी से शादी कराया कि कल को अगर धनानंद कहीं किसी तरीके से मजबूत होता है तो चंद्रगुप्त पे दोबारा अपने दामाद पे आक्रमण ना करे। ठीक है, अगला 31वां प्रश्न, भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में 600 ईसा पूर्व में या 300 ईसा पूर्व में? तो इसका प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। ठीक है, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु भी 2 है, बिंदुसार सी है, प्रसेनजीत।
इनमें कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु और क्या कहते हैं प्रसेनजीत के शासन काल में के मतलब उसी के समकालीन थे बुद्ध। ठीक है, बिंदुसार तो आपका चंद्रगुप्त के बेटा हुए, तो ये बहुत आगे की बात हुई। ठीक है, तो अजातशत्रु और प्रसेनजीत आपको बताए थे ये इनको, हालांकि इनके साथ भी युद्ध हुआ था इनका अजातशत्रु का, लेकिन ये दोनों खैर ये मान के चलिए कि दोनों समकालीन थे। ठीक है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? ए, उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने में लोहे का उपयोग। बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। सी, व्यापार और वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उभरने का या उदय होने का सबसे कारण था लोहे का उपयोग। ठीक है, 34वां प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के यहाँ भेजा था? किस राजा के यहाँ? तो ये भेजे थे अवंती के राजा चंड प्रद्योत के यहाँ। इन प्रद्योत के यहाँ भेजे थे। इनको हो गया था जॉन्डिस का उपचार करने के लिए इन्होंने जीवक को भेजा था, राजकीय वैद्य जीवक को। 35वां प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? ऑप्शन है अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या महापद्मनंद। जल्दी से सोचिए। इसका सही उत्तर है शिशुनाग। इतिहास में बेचारे को भुला दिया गया, मगर इन्होंने शिशुनाग अवंती ही नहीं जीते हैं, ये काशी भी जीते और वत्स को भी जीते। अगला प्रश्न है 36, किस मगध सम्राट ने अंक विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने, अजातशत्रु ने, उदयन ने या शिशुनाग ने? तो विलय किया था बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और उसका राज्य अंग प्रदेश को अपने अधीन कर लिया, मगध के अधीन कर लिया। 37वां प्रश्न है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो शिशुनाग ने अवंती का भी किया और वत्स का भी किया। ठीक है, मगर काशी का विलय नहीं कर पाए थे। ठीक है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिंबिसार ने किया, अजातशत्रु, उदयन या शिशुनाग ने? तो अजातशत्रु ने किया लिच्छवियों का वज्जी संघ। ठीक है, 39वां सवाल है, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, पुराणों महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहदत्त ने की थी। ठीक है, ये सही है। महापद्मनंद ने सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। सर्वक्षत्रांतक, क्षत्रियों का अंत करने वाला, एक राट की उपाधि धारण की। सी, ग्रीवज राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी, या इनमें से कोई नहीं? इसका डी होगा, इनमें से कोई नहीं। डी होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं के पीछे कारण भी है। देखिए, गिरिवर्ज तो पहले से था, राजगीर भी एक ही, दोनों एक ही हैं। पाटलिपुत्र उदयन ने लेके आया। वैशाली जो है, ये शिशुनाग जब वैशाली को जीता था, ठीक है, तो उस समय इन्होंने अपनी राजधानी वैशाली शिफ्ट कर ली थी। ठीक है, बाद में कालाशोक वापस आए अगले राजा के रूप में, तो इन्होंने वापस पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, उस समय गंगा नदी बीच में है, उसको पार करना बहुत बड़ा विकट समस्या हुआ करता था। शायद यही कारण रहा होगा जिसकी वजह से राजधानी इन लोग इसी साइड में बनाते थे, गंगा के दक्षिणी ओर, उत्तरी ओर नहीं। अगला प्रश्न है, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों के किसका एक का शासन था?
नंद वंश का था, मौर्य का था, शिशुंग का था या कर्ण था? शुंग कर्ण ये तो बाद में आया, मौर्य बाद में आया। ये सब उस समय नंद वंश का शासन था, उस समय राजा धनानंद था। ठीक है। 41वां प्रश्न है, वो कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ भारत का में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? गांधार, कंबोज, काशी या मगध? मगध था भाई, सही सी बात है। भारत का इतिहास ही मगध से शुरू होता है। अगला प्रश्न है 42वां प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली प्रचार और घंटा आकार के गुंबज का आकार या स्थिर अंगरक्षकों का नियुक्ति। इसमें ये पाँचों इसका सही उत्तर होगा। खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ जब ईरानी आक्रमण हुआ। ठीक है। अभिलेख जो उत्कीर्ण करने का व्यवस्था था या कला था वो भी भारतीयों ने ईरानियों से ही लिया। ईरानियों की छत्र प्रणाली मतलब राज्यपाल बनाने की, ठीक है, वो राज्यपाल या एक सामंत बनाने की जो प्रणाली थी वो ईरानियों से ही आया। घंटा आकार की गुंबज की कला का प्रचार भी वहीं से आया। और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति भी, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के लिए भी आचार्य चाणक्य ने नियुक्ति कर रखी थी, उसका भी सही उत्तर है 42 का डी। ठीक है। अगला है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। डी, उसने भारत को यूनान का रियासत बनाया। ये आक्रमण का प्रभाव नहीं था सिकंदर के। ठीक है। चवालीसवां है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था नहीं थी? रिपब्लिक नहीं था। ठीक है। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी, वो था कपिलवस्तु का शाक्य, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी और मगध। मगध नहीं था, बाकी सारे में गणतंत्र था, बाकी मगध में राजतंत्र था। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया या स्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? ठीक है। बिंबिसार है, अजातशत्रु है, सी उदयन है, डी शिशुनाग है। सही उत्तर है अजातशत्रु। सॉरी अजातशत्रु नहीं, इसका सही उत्तर बिंबिसार होगा। अजातशत्रु तो उसके बाद पैदा हुआ। ठीक है। बिंबिसार को ही सैनिय तो कहते ही हैं, सैनिया, इसको श्रोणिक भी कहते हैं। श्रोणिक की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है। 46वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है, इसने एक राट की उपाधि धारण की। ठीक है। और महाक्षत्रांतक की भी उपाधि धारण की थी। अगला है 47वां, डेरिसेस राय बहू यानी दारावन ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी यानी प्रांत बनाया। उसे अपना कितना राजस्व प्राप्त होता था? उसे 360 टैलेंट हमने पहले भी बताया था कि टैलेंट एक तरीके का मात्रा है, जैसे हमारे यहाँ लाख करोड़ होता है, लाख है, करोड़ है, उसी तरह 360 टैलेंट उनके भाषा में प्राप्त होता था। सोने का भी आप बोल सकते हैं, सोना भी प्राप्त होता है, तो सोने की क्वांटिटी होती। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं है? तो ए नियाकस है, बी है एनासिक्रेटिस, सी है एरिस्टोबुलस, डी है हेरोडोटस। तो इसका सही उत्तर है हेरोडोटस। 49वां प्रश्न है, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक का काम को कहा जाता था? श्रेष्ठीन,
बी सेठ, सी जेट्टक, डी है ग्राम भोजक। ग्राम भोजक तो आपका ग्रामपति हुआ, ठीक है। श्रेष्ठीन कहा जाता था, श्रेणी से श्रेष्ठीन याद रखिएगा, ठीक है, दोनों तरह से ही है। 50वां है गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान, बी धनी व्यापारी, सी धनी व्यक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इसका धनी किसान इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है राजा और राज्य को मिलाना है, ठीक है, उसकी सूची को मिलाना है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एडजस्ट कर लेते हैं। एक तरफ है अष्टकुलक, महामात्र, सी बलि साधक और डी सौल्की के शुल्काध्यक्ष, और दूसरे तरफ है सूची 2 में राज्य के परामर्शदायी संस्था है, उच्च कोटि के अधिकारी है, किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी है, शिल्पियों से व्यापार शुल्क लेने या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी है, ठीक है। तो महामात्र जो हुआ करते थे वो उच्च कोटि के अधिकारी थे। बलि साधक यानी टैक्स कलेक्टर, ठीक है। अष्टकुलक परामर्शदायी संस्था थी, और चौथा है शुल्काध्यक्ष या सौलिक, ये शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी हुआ करता था। 52 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और उसे कारण से पिता पुत्र द्वारा मारा गया? मतलब कहने का यह है कि कौन सा शासक है जिसने शासन पाने के लिए अपने पिता की हत्या की और उसके पुत्र ने भी उसकी हत्या की शासन पाने के लिए? तो ये राजा था अजातशत्रु। अजातशत्रु या ये पूरा हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। हालांकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, बहुत ही महान काम भी किए हैं, लेकिन इस कलंक की वजह से इन्हें पितृहंता भी कहा गया है, पितृहंता वंश भी कहा गया है। 53वां है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? वैशाली जो था वो गणतंत्र जो पहला विश्व का पहला गणतंत्र था किसके द्वारा स्थापित किया गया? ए मौर्य द्वारा, बी नंद के द्वारा, सी गुप्त के द्वारा, डी लिच्छवी के द्वारा। तो उसका उत्तर लिच्छवी। 54 महाजनपद और उनकी राजधानी को मैच कराना है। कुरुवंश सुना ही होगा, ये इंद्रप्रस्थ हुआ। कुरुवंश में महाभारत के लोग जो कुरुवंश के थे। द्रौपदी थी पांचाल की थी, इसलिए पांचाली कहा गया उनको, ठीक है। इनका था राज छत्र। वत्स कहलाए कौशाम्बी के लोग, और कौशल के लोग कहलाए साकेत। उनकी मतलब राजधानी हुई। 55वां प्रश्न है निम्न कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ए अंगुत्तर निकाय, बी मध्यम निकाय, सी खुद्दक निकाय या डी दिग्घ निकाय। इसका सही उत्तर अंगुत्तर निकाय। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, सी बुंदेलखंड या डी रुहेलखंड में। इसका सही उत्तर है राजस्थान में। 57 निम्नलिखित में किस एक नदी को पहले विस्तृता के नाम से जाना जाता था? कौन सी एक नदी थी जिसको विस्तृता के नाम से जाना जाता था? उसका उत्तर बताना होगा, जल्दी सोचिए, दिमाग लगाइए, सोचिए इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है झेलम। इसी नदी के किनारे सिकंदर और पुरु एक दूसरे को झेलने के लिए खड़े थे, इसलिए झेलम नदी है, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके बाद हम एक सरसरी निगाह डालते हैं महाजनपद और उनकी राजधानियों पर, ठीक है। तो चलिए बस ये आखिरी है। तो हम लोग पहला है अंग की राजधानी चंपा थी, जो प्राचीन में मालनी या मुंगेर था। अंग का प्रदेश भागलपुर और मुंगेर का एरिया को चंपानगर अंग प्रदेश कहते थे। मगध ग्रीवज थी, जो बाद में पाटलिपुत्र इसकी राजधानी हुई। मल कुशीनारा या पावापुरी देवरिया गोरखपुर में था। काशी का राजधानी वाराणसी था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या थी, साकेत भी था। पांचाल की राजधानी अहिछत्र एवं काम्पिल्य था।
कुरुवंशियों के बारे में आप सुने ही थे, महाभारत जो हुआ था। इंद्रप्रस्थ था इसका राजधानी, इसका क्षेत्र था मेरठ और दक्षिण पूर्व हरियाणा। 8वां है वज्र संघ, इसकी राजधानी थी विदेह या मिथिला, या हाजीपुर आज के क्षेत्र में, हाजीपुर का एरिया जो है, हाजीपुर मुजफ्फरपुर ये सब आ जाता है। मत्स्य विराटनगर, ये है जयपुर में आता था, ठीक है, इसकी राजधानी जयपुर विराटनगर थी। वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। इसका इलाहाबाद बांदा का जो क्षेत्र था वो वर्तमान में जो भी इलाहाबाद बांदा का क्षेत्र। सूरसेन मथुरा, अभी भी जो वर्तमान मथुरा है। चेदीवंश है सोत्यवती या शुक्तिमती। अश्मक की राजधानी पोतन या पोटली। अवंती की राजधानी थी उत्तरी अवंती में उज्जैन और दक्षिणी अवंती की माहेश्मती, जय माहेश्मती। 15वां है गांधार, इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और 16वां थी कंभोज, हाटक या रायपुर, कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये था महाजनपद काल का पूरा प्रश्नोत्तर था। ठीक है, अब इसको आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से पढ़िएगा मन लगाकर, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।